हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जिसको हिंदी में विकास कहते हैं। क्लास पूरी तरह से आपकी बाइलिंगुअल है, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इस जितनी भी क्लासेस आपकी हो रही हैं, इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं या क्वेश्चन आंसर या नोट्स, वो सबका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए, आपके लिए थी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें हमारे चैप्टर का नाम जो कि है डेवलपमेंट। तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट या जिसे हिंदी में हम विकास कहते हैं, विकास की बात करें तो विकास का अर्थ होता है एक ऐसा चेंज या एक ऐसा परिवर्तन जो लोगों के जीवन में, उसकी लाइफ में जो है, लाइफ की गुणवत्ता को या उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि विकास जो है लोगों की जो जीवन की गुणवत्ता है या क्वालिटी है उसको बेहतर करता है, तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, प्रगति की तरफ बढ़ते हैं। तो विकास का मतलब ही होता है तरक्की करना या प्रगति करना या आगे की ओर बढ़ना। विकास की बात करें तो विकास हर एक पर्सन के लिए एक जैसा नहीं होता। जो मेरे लिए विकास है, हो सकता है वो आपके लिए विकास ना हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें, हमारी जो नीड है और हमारी जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हर एक के लिए जो डेवलपमेंट है उसका मीनिंग अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट में आपका इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल प्रोग्रेस को भी शामिल किया जाता है। जब आपका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से डेवलपमेंट होता है तो ही आपकी जीवन की गुणवत्ता जो है पहले से बेहतर होती है। इसलिए प्रगति में या विकास में सामाजिक, आर्थिक और साथ ही साथ पर्यावरण की जो प्रोग्रेस है उसको भी शामिल किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि विकास का अर्थ लोगों के समग्र जीवन के स्तर में सुधार लाता है। कहने का मतलब है डेवलपमेंट का मतलब ये कि आपके लाइफ में चेंज लाना, आपकी लाइफ में तरक्की होना, आपकी जो लाइफ है पहले की तुलना में उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होना, उसकी क्वालिटी में वृद्धि होना, आगे की तरफ बढ़ना, प्रोग्रेस करना, उसे ही हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं या विकास कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है उसका मीनिंग अलग अलग होता है। जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो आपके लिए मे बी डेवलपमेंट ना हो, क्योंकि हमारी इच्छाएं और जरूरतें अलग अलग होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, ये एग्जाम्पल आप समझेंगे। पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है, और पहला एग्जाम्पल आपको वर्कर्स का दिया हुआ है, मजदूर का, कि एक मजदूर के लिए जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा। एक मजदूर के लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस एंड इक्वल ट्रीटमेंट, यानी अधिक दिनों का रोजगार मिलना, बेहतर मजदूरी मिलना और काम में उसके साथ समान व्यवहार किया जाए, इक्वल बिहेव किया जाए काम में, उसके साथ उसे ऊंचे नीचे वाला व्यवहार ना किया जाए। जितना काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस या पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उसको रेगुलर काम मिलना चाहिए। तो ये उसके लिए विकास है। मतलब उसके लिए विकास का मतलब ही है रेगुलर बेसिस पे काम मिलना और काम के बदले में उसको अच्छी वेजेस का या पारिश्रमिक का मिलना। एक जो समृद्ध किसान है या एक प्रोस्पेरस फार्मर है, एक प्रोस्पेरस फार्मर के लिए जो विकास है उसका मतलब क्या है? उसके लिए विकास का मतलब है हायर सपोर्ट प्राइस, यानी जो प्रोडक्शन वो करेगा उसके ऊपर उसको जो है उच्चतम मूल्य मिले, कीमत ज्यादा मिले। इसके अलावा बेटर इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था जो है वो पहले से बेहतर होना चाहिए। और मॉडर्न फार्मिंग फैसिलिटी, यानी आधुनिक कृषि सुविधाएं मिले ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर सके और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमा सके। इसी तरीके से गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक अमीर परिवार की लड़की होगी, उसके लिए विकास का क्या मतलब है? उसके लिए विकास का मतलब है इक्वल फ्रीडम, मतलब जितनी फ्रीडम उसके भाई को दी जा रही है उतनी फ्रीडम उसको दी जाए। इसके अलावा हायर एजुकेशन, यानी वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी जॉब की फील्ड में या एजुकेशन की फील्ड में उसको भी समान अवसर प्रदान किया जाए। ये उसके लिए विकास का मतलब होगा। वहीं एक ट्राइबल पीपल यानी एक आदिवासी लोग है, उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड ट्रेडिशनल राइट, यानी जंगल भूमि को संरक्षण प्रदान करना और उनके जो पारंपरिक अधिकार है उनकी सुरक्षा करना। क्योंकि लगातार जंगलों को काटा जाएगा तो ये कहाँ रहेंगे? जंगलों से मिलने वाली जड़ी बूटियां, फल, सब्जियां, वो इनके जीवन का मूल आधार है। इनके ट्रेडिशन, जो इनके रिचुअल्स है उनको ये फॉलो करते हैं, उसमें काफी ज्यादा फेथ रखते हैं। तो इन सब चीज को मेंटेन करके रखना ही इनके लिए क्या है?
डेवलपमेंट है। इस तरह से हमने जाना कि डेवलपमेंट का मीनिंग हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, जरूरतों के अनुसार हम सबके लिए डेवलपमेंट का, विकास का मतलब अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है जो अब तक हमने जितना पढ़ा है वो समझते हैं कि विकास के जो डेवलपमेंट के जो गोल है में कंफ्लिक्ट विद ईच अदर, यानी जो विकास है, विकास से रिलेटेड जो भी लक्ष्य हैं वो कई बार एक दूसरे के साथ टकरा भी सकते हैं। जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है मे बी वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, मे बी वो दूसरे के लिए नुकसान का कारण बन जाए। कभी कभी एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए हार्मफुल बन जाता है, दूसरों के लिए नुकसानदायक बन जाता है। इसके लिए आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और वो एग्जाम्पल है आपका नर्मदा का, नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाया गया, उससे रिलेटेड एक आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन दिया हुआ है। इसे समझते हैं। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम बनाया गया। डैम का मतलब क्या होता है? डैम जिसे हिंदी में बांध कहते हैं, जिससे बहुत बड़े लेवल पर वाटर को जो है बैरियर करके, वाटर को फोर्टिफाइड करके एक जगह जो है इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सके, इरिगेशन के लिए यूज किया जा सके और बड़े लेवल पे जो है कंपनीज को रन करने के लिए भी इस पानी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम बनाया गया जिसकी वजह से हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, वो डिस्प्लेस हुए वहां से, उनकी जीविका का साधन छीना, इकोनॉमिकल रूप से वो लोग कमजोर हो गए। तो जहां देश एक तरफ तरक्की की बात कर रहा है और देश ने प्रोग्रेस के लिए वहां पे डैम बनाया ताकि और भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, वहीं दूसरी ओर वही डेवलपमेंट वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, जो वहां पे रहने वाले लोकल पीपल है उनके लिए हार्मफुल है, उनके लिए नुकसान का कारण बन गई। तो कई बार जो डेवलपमेंट होता है एक को फायदा पहुंचाता है तो उससे दूसरे को नुकसान भी पहुंचता है। समझ में आया? आपने अपने बुक में पिक्चर भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं उस नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है उससे रिलेटेड आंदोलन चला रहे हैं और इस आंदोलन को नाम दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन। समझ में आया? तो इस तरह से जो है आप समय समय पर देखोगे कि जब हमारे गोल्स या जो डेवलपमेंट गोल्स आपस में टकराते हैं तो लोग जो है उनके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आगे आपको दिया हुआ है, जैसे आपको यहीं पे मैंने एग्जांपल भी दिया है कि जो डैम बनाया जाएगा उससे इरिगेशन अच्छा होगा, प्रगति होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा, वहीं दूसरे लोग जो होंगे डिस्प्लेस हो जाएंगे क्योंकि उनको वो जगह छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा, तो उनका आजीविका के साधन का नुकसान होगा, इकोनॉमिकल रूप से वो क्या कहते हैं कमजोर हो जाएंगे, उनका घर उनसे छिन जाएगा, तो उनका काफी नुकसान हो जाएगा। तो वही समझ में आया कि जहां डैम बनने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इरिगेशन बेटर होगा, परिवारों, वहीं दूसरी तरफ कई परिवारों को अपना घर छोड़कर डिस्प्लेस होना पड़ेगा, कई फैमिली को उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो कई बार दूसरे पर्सन के लिए हार्मफुल भी बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है वो है आपका इनकम एंड अदर गोल्स, यानी आय और अन्य लक्ष्य। अगर इनकम की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि इनकम या आय हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हम अपनी जरूरत की सारी सेवाएं और चीजें खरीदते हैं। लेकिन क्या आपने इस चीज पर कभी गौर किया है कि सिर्फ आय या इनकम ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, इनकम के अलावा भी लोगों के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है, और ये चीजें जो हैं वो आपकी नॉन मटेरियल थिंग्स में आती है या गैर भौतिक चीज में आती है। देखिए, जो लक्ष्य हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके मटेरियल गोल और एक होता है नॉन मटेरियल गोल। मटेरियल गोल क्या हो गया? किसी भी लाइफ को कंफर्टेबल जोन में जीने के लिए, अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने के लिए इनकम का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा घर जहां पे आप आराम से रह सके उसकी जरूरत है, और जितनी भी जरूरत, वस्तुओं की जरूरत है, जितनी भी सेवाओं की जरूरत है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। लेकिन इस डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा जब आपको नॉन मटेरियल गोल जो आपके पूरे नहीं होते। जैसे अगर आपके साथ समाज में इक्वालिटी का बिहेव ना किया जाए, आपको प्रॉपर फ्रीडम ना मिले, आपको आपकी जो जॉब है उसकी सिक्योरिटी ना मिले, आपको समाज में सम्मान ना मिले, या फिर आपका जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है वो क्लीन ना हो और बहुत सारी बीमारियां हो रही हो, तो या फिर बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्शन है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप आराम से नहीं रह पा रहे, तो ये सारी चीजें अगर नहीं होगी तो आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस अधूरा रह जाएगा, भले ही आप कितना ही क्यों ना कमाते हो। इसलिए डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट तब होता है जब सोसाइटी में आपको इक्वालिटी दी जाए, समानता का व्यवहार किया जाए, आपको फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले, आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके बशर्ते किसी और को नुकसान ना पहुंचाए।
प्लस आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब में प्रॉपर सिक्योरिटी हो, आपका जॉब जो है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे, आपको सम्मान और आप पूरी गरिमा डिग्निटी के साथ अपने जीवन यापन कर सके, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ पे आपका घर है, आपका जो एनवायरमेंट है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक पीसफुल एनवायरमेंट होना चाहिए ताकि अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सके। तो ये सारी चीजें अगर आपकी लाइफ में शामिल है तो ही आपका ओवरऑल डेवलपमेंट माना जाएगा। इसलिए इनकम ही इनफ नहीं है हमारे लिए, इनकम के अलावा रिस्पेक्ट का मिलना, फ्रीडम का मिलना, डिग्निटी का मेंटेन रहना और एक पीसफुल लाइफ का होना भी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट या राष्ट्रीय स्तर पर विकास का क्या मतलब होता है? तो राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है किसी देश में जो लोग रह रहे हैं, लोगों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना, ओवरऑल प्रोग्रेस करना। जब देश में रहने वाला व्यक्ति, जितने भी सिटीजन है वो ओवरऑल प्रोग्रेस करते हैं तो वो देश जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ता है, उस देश का डेवलपमेंट कहलाता है, नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे इसमें आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है फार्मर्स के बारे में कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा, फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि इरिगेशन के जो सोर्सेज है वो बेटर हो, इसके अलावा जो भी वो कल्टीवेट करते हैं, जो भी फसल वो उगा रहे हैं उसके बदले में उनको अच्छी प्राइस मिल सके। इसके अलावा अगर एक श्रमिक है उसको बेहतर मजदूरी मिले, रेगुलर बेसिस पे उसके काम मिले, उसकी जॉब की सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड की जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट है। एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट है कि उसको अच्छे बेटर स्कूल मिले, एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। तो इन सब चीजों से हमें ये समझ में आ रहा है कि राष्ट्र में या देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग लेवल पर है, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं या सबकी जरूरतें अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। इसीलिए ये तय करना बिल्कुल ही इजी नहीं है कि देश जो है वो कितना तरक्की कर रहा है या राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं। तो हम ओवरऑल देखें तो देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समग्र रूप से अगर प्रोग्रेस कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ही देश का डेवलपमेंट माना जाएगा, देश की तरक्की मानी जाएगी। लेकिन इसे आसानी से कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। समझ में आया? इस तरह हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इस तरह हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट केवल कुछ लोगों के लिए नहीं होता, यानी राष्ट्रीय विकास कुछ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये बड़े लेवल पे देखा जाता है और इसमें सभी लोगों का शामिल होना जरूरी है। समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताएं या जरूरतें पूरी हो रही हैं और सभी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख करके काम किया जा रहा है, तभी हम मानते हैं कि पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का, पूरे देश का डेवलपमेंट है, तभी वो राष्ट्रीय विकास कहलाता है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं किसी भी देश के डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक देश के डेवलपमेंट का दूसरे देश के डेवलपमेंट के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो इस तुलना को कैसे किया जाता है? जब एक देश की तुलना दूसरे देश के विकास के स्तर से की जाती है, डेवलपमेंट के लेवल से की जाती है, तो हमें ये पता चलता है कि एक देश जो है वो कितना ज्यादा तरक्की कर रहा है या कितनी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम इनकम को लेते हैं, इनकम का मेजरमेंट करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि देश में रहने वाला जो व्यक्ति है वो कितना अर्न कर रहा है। जब वो अर्न करेगा तो अपने नीड को फुलफिल करेगा, अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, तो हम उससे एक अंदाजा लगाते हैं कि देश कितना तरक्की कर रहा है, कितना आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, वर्ल्ड बैंक जो है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम से पता लगाती है कि देश जो है वो कितना डेवलप कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, केवल जो इनकम है उससे डेवलपमेंट का पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि हम टोटल आय या टोटल इनकम नहीं लेते हैं, बल्कि हम पर कैपिटा इनकम लेते हैं। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है, इसे लिख लीजिएगा, पर कैपिटा इनकम ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम। एवरेज इनकम भी कह सकते हैं या फिर इसको हिंदी में औसत आय भी कहा जाता है, क्योंकि देश में रहने वाला हर एक पर्सन जो है वो एक जैसा नहीं कमाता, किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की इनकम कम है, तो हम इसमें टोटल इनकम को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की जो सैलरी है वो अलग अलग होती है। पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंगली हम एवरेज इनकम निकालते हैं, औसत आय निकालते हैं, और जिस देश के एवरेज इनकम ज्यादा होता है उस देश को डेवलप माना जाता है, जिसका कम होता है उसको अंडर डेवलप माना जाता है, या जो राष्ट्रीय विकास है उसके प्रक्रिया प्रोसेस में चल रहा है ऐसा माना जाता है। अगर हम बात करें कि जो प्रति व्यक्ति आय या फिर जिसे हम एवरेज इनकम कहते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो पर कैपिटा, यहाँ ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ जाता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम निकालने के लिए हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तब हमें किसी देश की पर कैपिटा इनकम का पता चलता है। और ये पर कैपिटा इनकम हमारी हेल्प करता है ये जानने में
कि देश जो है वो कितना तरक्की कर रहा है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेशन, यानी आय वितरण की सीमाएं। इसको मैंने दो इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पे जो पॉपुलेशन या जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ टोटल इनकम बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी ओवरऑल जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कंट्री बी की बात करते हैं तो यहाँ पॉपुलेशन कम है और पर कैपिटा इनकम भी कम है, सॉरी कुल इनकम भी कम है, यानी टोटल इनकम भी कम है और पर जो पॉपुलेशन है वो भी कम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है, यानी जो एवरेज इनकम है वो ज्यादा है। तो इन दोनों देशों में से कौन सा देश तरक्की करेगा? इन दोनों देशों में जो कंट्री बी है ये ज्यादा तरक्की करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो एवरेज इनकम है वो ज्यादा है, जबकि यहाँ पर टोटल इनकम ज्यादा है और पर कैपिटा इनकम कम है। तो पर कैपिटा इनकम किसी भी देश के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम होती है, लोग अपनी जरूरतों को उतना अच्छे से पूरा करने में सक्षम होते हैं और वो देश उतनी ज्यादा तरक्की करता है। इसलिए पॉपुलेशन भाई कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन अगर आपका पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं है तो देश जो है वो डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह हम पहुंचते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है उससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि देश जो है वो तरक्की कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया है नेक्स्ट कि इज हायर एवरेज इनकम इनफ, कि क्या केवल अधिक औसत आय ही काफी है, पर्याप्त है? नहीं, केवल औसत आय या फिर जो आपकी एवरेज इनकम है वो ही पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा भी जो आय है या फिर जो इनकम है उसका लोगों के बीच में बंटवारा कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं। जो ज्यादा कमाते हैं वो तो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लेंगे, लेकिन जो कम कमाते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कंट्री में। ठीक है, इसलिए बात की जाती है समान आय का वितरण, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लोग अपनी नीड को फुलफिल कर पाएंगे और लोगों का डेवलपमेंट होगा। जब लोगों का डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, कहने का मतलब है असमान है, तो देश जो है वो तरक्की नहीं करेगा, प्रोग्रेस में पीछे रह जाएगा। समझ में आया? और ना ही लोग जो है बेहतर जीवन स्तर को या क्वालिटी लाइफ को जी पाएंगे। तो क्वालिटी लाइफ को जीने के लिए जरूरी है कि लोगों का जो इनकम है वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटी की। सबसे पहले समझते हैं पब्लिक फैसिलिटी के बारे में। पब्लिक फैसिलिटी या सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती हैं जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा आपके वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए उपलब्ध कराई जाती है। जैसे आप सड़कों पे जाते हो तो आपने देखा होगा जगह जगह जो है टैप लगे होते हैं, टंकी लगी होती है कि स्वच्छ जल, यहाँ से आप पानी पिए, पानी को सेव करें, ऐसे करके लिखा होता है और टंकियां लगी होती हैं पानी पीने के लिए। तो ये आपकी सार्वजनिक सुविधाएं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट स्कूल जहां पर आप लोग पढ़ने जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहां पर आपका फ्री में इलाज होता है। तो ये सारी जो फैसिलिटी है पब्लिक वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए इन फैसिलिटीज को, इन सुविधाओं को पब्लिक फैसिलिटी या सार्वजनिक सुविधा कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एम होता है लोगों का कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर किया जा सके, इसके अलावा जीवन का जो स्तर है उसको बेहतर किया जा सके, लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, उनको समय समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके और सेवाओं को उन तक पहुंचाया जा सके ताकि जो है उनका डेवलपमेंट हो सके। आपकी बुक में जो है 2 एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा के देखते हैं तो वहां पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है केरल का, पहला एग्जाम्पल आपका केरला का दिया हुआ है, जबकि दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है पंजाब का। अगर केरल की बात करते हैं तो केरल की पर कैपिटा इनकम कम है और पंजाब की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। लेकिन केरल की जो राज्य सरकार है वहां पे उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, शिक्षा का स्तर अच्छा कर रही है, जिसकी वजह से वहां पे लोगों के बीच में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुविधाएं मौजूद होने की वजह से
चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, तो वो जो राज्य है वो ज्यादा तरक्की कर रहा है। जबकि पंजाब में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा नहीं लगाया जा रहा, स्टेट गवर्नमेंट इतना काम नहीं कर रही। तो आप देखोगे पंजाब कंपैरिजन टू केरल क्या है, विकास के पथ पर पीछे है। ठीक है, तो विकास का मतलब केवल और केवल इनकम नहीं है, बल्कि हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशन की बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी जरूरी है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको दिया हुआ है, ये आपकी बुक में ना अलग से एक हेडिंग दी हुई है बीएमआई करके। बीएमआई क्या होता है? तो मनुष्य का ओवरऑल यानी ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट कितना हुआ है, फिजिकली डेवलपमेंट कितना है, ये देखने के लिए बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ये निकाला जाता है। इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हुआ है, कितना हुआ है। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास क्या है, तो लोगों का समग्र विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, उनकी लाइफ का बेटर होना, क्वालिटी वाली लाइफ होगी उनकी, उनको हेल्थ की फैसिलिटी मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, तो ही उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और जिसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हेल्थ। और हेल्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए हम क्या निकालते हैं? बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक। अब बात आती है कि शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक कैसे निकाला जाता है। तो शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी पर्सन के वेट को यानी जो उसका वजन होता है उसको उसकी लंबाई से डिवाइड किया जाता है, तो हम क्या निकालते हैं? बीएमआई निकालते हैं। यहाँ पे मैंने इसे मेंशन भी किया है कि किसी व्यक्ति का वजन उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग कितना है, कितना अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर कम वजन होता है या सामान्य वजन है या उससे अधिक वजन है, इन सब चीजों का हमें पता चलता है। अगर वजन कम है या फिर वजन ज्यादा है या वो जो है एवरेज है, इन सब चीजों से हम ये पता लगाते हैं कि जो पर्सन है वो क्या है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलप है या डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे की तरफ बढ़ रहा है। समझ में आया? तो बीएमआई यानी शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट की कि ह्यूमन मानव विकास के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो मानव विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका एजुकेशन यानी शिक्षा। जितनी बेहतर एजुकेशन आप लेंगे उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। स्वास्थ्य, जब आप अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप एजुकेशन गेन कर पाएंगे। उसके बाद जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड, आपका लिविंग स्टैंडर्ड जितना बेटर होगा, जितना अच्छा होगा, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आपके घटक है या कॉम्पोनेंट्स है जिससे ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमन का, बेसिकली ह्यूमन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट रोल है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर। अब हम बात करते हैं, आपका आगे दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या एचडीआर के बारे में बात करते हैं। एचडीआर की बात करते हैं जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं यानी मानव विकास रिपोर्ट। ये हर साल जो है लॉन्च किया जाता है, किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हर साल जो है यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा हर साल ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती है। और इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है जिसको ध्यान में रख के निकाला जाता है, उसमें पहला है आपका हेल्थ यानी स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा। दूसरा है आपका एजुकेशन यानी ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी किस स्कूली शिक्षा जो है आप जिस वर्ष से स्कूली शिक्षा ले रहे हैं। और तीसरा है आपका इनकम, जिसमें बेसिकली पर कैपिटा इनकम को काउंट किया जाता है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके ये पता लगाया जाता है कि जो कंट्री है उसका एचडीआर या मानव विकास रिपोर्ट में रैंक क्या है। क्लियर हो गया? अब हम की पॉइंट की बात करते हैं। की पॉइंट में वाई इज एचडीआर बेटर देन इनकम अलोन, मुख्य बिंदु की केवल आय की तुलना में एचडीआर बेहतर क्यों है? क्योंकि केवल इनकम जो है, ओनली जो इनकम है, उससे हम किसी के लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर नहीं कर सकते, किसी के डेवलपमेंट का पता नहीं लगा सकते। डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर जानने के लिए, समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी हेल्थ जाननी पड़ेगी, उसकी एजुकेशन का लेवल जानना पड़ेगा, साथ ही साथ ये जानना पड़ेगा कि उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। इन सब चीजों को जानकर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल उस पर्सन का या उस कंट्री में रहने वाले लोगों का एचडीआर या ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में क्या इंडेक्स में उनकी क्या रैंक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल इनकम ही
जरूरी नहीं है, इनकम के साथ अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये आपका आएगा ही आएगा, 9th में भी आया था, 10th में भी आएगा, और आगे भी अगर आप एसएसटी में ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता ही आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि वर्तमान में या एट प्रेजेंट टाइम आपके पास जो भी आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए चीजें मौजूद हैं, उनका इस तरह से यूज करना कि फ्यूचर की जनरेशन भी उसका यूज कर सके। कहने का मतलब है जो भी रिसोर्सेस आपको अवेलेबल है, जो भी संसाधन आपके पास मौजूद है, उसका सतर्कता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ जो है लिमिटेड और अकॉर्डिंग टू नीड यूज करना, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके, वो उनसे अछूती ना रहे। समझ में आया? इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है रिसोर्स की प्लानिंग करना, जरूरी है अवेयरनेस, जरूरी है अकॉर्डिंग टू नीड यूज करना। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास की जरूरत क्यों है। तो सतत विकास की इसलिए जरूरत है क्योंकि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है या फिर जितने भी अदर रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है, वो सारे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, और डे टू डे पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। जब लगातार पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज का लगातार यूज होगा, और लगातार यूज होने की वजह से एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे। तो इन रिसोर्सेज को खत्म होने से बचाने के लिए जरूरी है कि सतर्कता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी समझदारी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनका यूज किया जा सके। समझ में आया? और जितने हम वाइजली इसका यूज करेंगे, आने वाले जनरेशन के पास ये मौजूद होगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें रीयूज एंड रिसाइकिल रिसोर्सेज, यानी जो भी संसाधन मौजूद हैं उनका हमें पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। यूज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत सावधानी के साथ और सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। प्रमोट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के जो नवीकरणीय संसाधन है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन जो है उनका बार बार प्रयोग करना संभव है। इसके अलावा रिड्यूस पॉल्यूशन, हमें अपने एनवायरमेंट में प्रदूषण को कम करना चाहिए। साथ ही साथ प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए। हम अगर ये 4 स्टेप उठाते हैं, मेजर स्टेप है ये, तो हम रिसोर्सेज को सेव करके रख सकते हैं, सस्टेन करके रख सकते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह हम इस पूरे चैप्टर से इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि विकास या डेवलपमेंट का मतलब केवल पैसा कमाना ही नहीं है। इसका मतलब है इक्वालिटी, इसका मतलब है फ्रीडम, इसका मतलब है सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिले, आप डिग्निटी के साथ पीसफुली जी सकें। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, पब्लिक फैसिलिटी, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। HDR की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। इसको UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हर साल पब्लिश किया जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कंट्री है उसका कौन सा नंबर है इंडेक्स में, और इससे ये भी पता चलता है कि मानव का ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है उसका इतनी सावधानी से प्रयोग किया जा सके कि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके। समझ में आई? तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो जो भी टॉपिक या जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में वो पॉइंट या टॉपिक लिख दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी दोबारा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं दोबारा से बता दूं, इस चैप्टर की PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है लिंक, वहां पे लिंक पे क्लिक कीजिए और PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं बार बार।